हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है? ओके, चलो करते हैं आज का पेपर भी डिस्कस। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें, कुछ कॉन्सेप्चुअल थे। जब डिस्कस करें तो उनको सीखना। ये पेपर सारे बहुत अच्छे मतलब क्वेश्चंस अच्छे हैं। हर पेपर में हर क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट है उनको आप दिमाग में फिट अप करो। हो सकता है आपके शिफ्ट में कोई ना कोई उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन की किसी क्वेश्चन की कोई स्टेप कहीं ना कहीं यूज हो जाए, होगा ऐसा। इसलिए जब भी पेपर डिस्कशन हो, पेपर के बाद उनमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उनको समझने की कोशिश करो और रिकॉल रखो। और इन पुराने पेपर्स का रिवीजन भी करते रहो। 9 पेपर हो चुके, 9 के 9 पेपर को एक बार देखना कभी जब भी फ्री हो, थोड़ा थोड़ा करके कि उनमें क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या वेरायटी आई है। जो अच्छी वेरायटी उनको रीअटेम्प्ट करो, नहीं आए तो पूछो, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आगे जाके। अंडरस्टूड? ठीक है। अब देखो, आज इस पेपर में भी कुछ नई नई वेरायटी आई थी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इसमें इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना था। तो ये थोड़ा सा अगर सोचते तो डुएबल क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है आपको, एक एक करके बताओ। पहला स्टेप क्या सोचे, बोलो। मैम दो डिटर्मिनेंट में तोड़ दें इसको। हाँ, सबसे पहले तो ये प्लस में दिख रहा है, इसको तोड़ दें। अभी थोड़े दिन पहले बताया भी था, आया ना। इसको 2 डिटरमिनेंट में टूट जाएगा। अच्छा, अब इसमें तोड़ने में भी आप कौन सा रखना है, कौन सा किधर रखना है, वो भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बताओ, किन किन को साथ में रखें फर्स्ट, मतलब इसमें किन 3 एलिमेंट को साथ में रखें ताकि फायदा हो। सर सोचो। 13, 26 और 65। हाँ, 13 वाले कंपोनेंट को साथ में रख लेंगे ताकि इसमें से कॉमन चीज आ जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है? बाकी एज इट इज। और यहाँ पे आपको बच जाएगा √3, √15 3। अब अब बस ये पहला स्टेप तो ये मेन था। अब चीजें कॉमन दिख रही है आपको, जो जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो। जैसे रो 1 में से बताओ, कॉलम 1 में से क्या कॉमन आएगा? √13, √13। कॉलम 2 में से? √3, कॉलम 2 में से? √5, √5, √5। और कॉलम 3 में से भी √5 आया ना। √5, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ध्यान से। 1 √2 √5। √5 यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 2 √5 √3 आया ना। चेक करते रहना। यहाँ से √5 कॉमन ले लोगे क्या बचेगा? 1 √2 √5। क्लियर हो गया? अब सेकंड वाले में से भी कॉमन लेंगे एक एक करके। मतलब फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट से क्या कॉमन आएगा? √3, √3 कॉमन आ जाएगा। यस सर। सेकंड कॉलम से √5, √5, और थर्ड से भी √5। आपके सामने देखो, ये ऐसे क्वेश्चन छोड़, मतलब ट्राई करा करो बार बार, हर लेक्चर में ये बोल रहा हूँ। √3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 √5 √3, है ना। चेक कर लेना। यहाँ से √5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 2 √5 √3। और यहाँ से √5 कॉमन ले लोगे तो 1 √2 √5। अंडरस्टूड? अच्छा बताओ, इस फर्स्ट वाले की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू सर 0। सर 0। 0। कारण आइडेंटिकल सर 2 कॉलम। रोज होंगे। 2 कॉलम C1 एंड C3 आर इक्वल, है ना। तो जब भी कोई 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो या फिर प्रोपोर्शनल हो तो डिटरमिनेंट 0 होता है, याद आ रहा है? यस अच्छा, सर। इसमें कौन सा कॉलम या रो ऑपरेशन अपना ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए? किस किस को सब्सट्रैक्ट करें? किन 2 को सब्सट्रैक्ट करने पे फायदा होगा? किन 2 रो को या किन 2 कॉलम को? कॉलम 1 कॉलम 2। हाँ, C1 चेंजेस तो C1 माइनस C2 अप्लाई कर दे। रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता, याद है ना। है ना, रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो जाएगा? -1 0 0 2 √5 √3
1√2√5। अंडरस्टूड? अब इसको आप ओपन कर लेना 1 के बोर्ड, कॉलम 1 के बोर्ड ओपन करोगे आंसर आ जाए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगला, अब ये भी देखो, जब भी ऐसे अजीब से ऐसा आपको दिखे, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे पैटर्न जरूर दिखेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, इक्वेशन भले ही अजीब, आप सोचोगे ये तो कभी ऐसी हमने कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं, नया क्वेश्चन, जेई में भी आएंगे नए क्वेश्चन जो आप फर्स्ट टाइम देखोगे, लेकिन उसमें ये अप्रोच सोचा करो, इसमें कोई ऐसी चीज है जो सब में हो रही है, फिर ऐसा इसमें क्या कॉमन है बताओ, ऐसी चीज जो सब में आ रही हो। जो ऊपर पावर है, एक तो डिनोमिनेटर है वो सेम है बेस वाला, और जो पावर जो है वो 11 से डिवाइड हो सकती है अगर वो सिर्फ वेरिएबल के साथ वाली चीज जो टर्म है। देखो यहाँ 33, यहाँ 11 है, यहाँ पे 22 है, हाँ है ना, सब 11 के मल्टीपल है। यस सर। Yes, sir. इसको अगर अपन को पहले सिंगल वेरिएबल मान ले टी, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, फिर टी को इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं, हाँ है ना। एक बार कोशिश करो सब लोगों। अच्छा, एक तो ये, और दूसरा ये वाला ट्राई किया था एग्जाम में, बाइनोमियल का क्वेश्चन था, हुआ था ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए आपको। अंडरस्टूड? ठीक है, इसमें आपको सिंपल देखो, आपको पता है एक a प्लस बी और एक a माइनस बी है, ऐड करेंगे तो कौन सी वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी? माइनस जो माइनस वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, प्लस वाली टर्म डबल हो जाएगी, और फिर जो बचेंगे उनका बस कोएफिशिएंट निकालना है आपको। इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से, एक मिनट चार्जर करने कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 2 की पावर 11x 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 सब जगह दिख रहा था, उसको कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लिया, u v w कुछ भी मान लो, तो मान लो t माना, तो पहला वाला पार्ट क्या होगा? 2 की पावर 33x है ना, तो 2 की पावर 11x का होल क्यूब है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। सेकंड क्या है? 2 की पावर 11x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2।
और 2 की पावर 11x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 और प्लस का 1। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? टी क्यूब बाय 4 प्लस 4t इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1, दैट इज टी क्यूब। ये 4 उधर चल जाएगा एलसीएम लेने के बाद, माइनस 8t स्क्वायर प्लस 16t माइनस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस चेक कर लेना। अंडरस्टूड यहां तक? यस सर। अब आपको चाहिए था सम ऑफ द रूट्स। मान लो इसके रूट्स हैं कुछ x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, आपको उसका सम चाहिए, मतलब x की वैल्यूज का सम चाहिए। x का सम कब आएगा? जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई हो रहा है तब पावर ऐड होगी, है ना? ये t की प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे t में क्वांटिटी की तो t की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, t1 t2 एंड t3, हाँ है ना? द प्रोडक्ट ऑफ द रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? याद करो, साइन कैसे चलते हैं? प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ए बी सी डी, तो माइनस डी बाई ए, यस सर। दैट इज माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 1, कितना आ जाएगा? 1 आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब t1 इंटू t2 इंटू t3, इनकी वैल्यू क्या आ रही? 1। जो इसके जो प्रोडक्ट क्यों निकाला? ताकि x में सम क्रिएट हो जाए। अब t1 मतलब मान लो 2 की पावर 11 x1, सर वहाँ पे 4 आएगा ना? 4 आ रहा है, अच्छा 4 सॉरी, तो ये 4 हो जाएगा फिर, है ना? यस सर। ठीक है, 2 की पावर 11 x2 और 2 की पावर 11 x3 इक्वल टू 2 की पावर 2। अंडरस्टूड एवरीवन? ये हो जाएगा 2 की पावर 11 x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 की पावर 2। पावर आपस में कॉमन कर लोगे तो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर आ रहा है? 2/11। अंडरस्टूड? यस सर। यस ठीक है, सर। देखो आपको ये सीखने को मिल रहा है। देखो हो सकता है एग्जाम में ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपको ये, अब ये आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ तब आपके दिमाग में रहेगा कि कभी ऐसी कोई चीज आई तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ है ना? यहाँ पे भी आपके दिमाग में रहेगा भी सिंप्लीफिकेशन तो आसान था इसका। ठीक है, इसलिए तो पेपर डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला ये भी आपको करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? मान लो a प्लस बी की पावर n और a माइनस बी की पावर n को ऐड होता है, तो यहाँ पे जब ऐड होगा तो जो ऑड वाली टर्म्स वो कैंसिल हो जाएगी, इवन वाली टर्म डबल हो जाएगी। मतलब nc0 a की पावर n b की पावर 0, फिर nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 एंड सो ऑन। तो जो इवन कोएफिशिएंट वाले होंगे वो डबल हो जाएंगे, ऑड वाले अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। बाइनोमियल में बहुत बार बताया, क्योंकि यहाँ पे एक है प्लस और दूसरा उसी को कॉन्जुगेट है, और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हैं तो जो ऑड वाली होगी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे जब इनको ऐड करोगे, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ n मतलब 6 c0 फर्स्ट टर्म की पावर 6 प्लस 6 c2 फर्स्ट टर्म की पावर 4 और सेकेंड टर्म का पावर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। फिर क्या आएगा? 6c4 x की पावर 2 और अगले का पावर 4 करोगे, पावर 4 करोगे तो क्या आएगा? पावर होल स्क्वायर आ जाएगी। और लास्ट क्या आएगा? 6c6 x की पावर 0 और इसकी पावर 6 मतलब इसका होल क्यूब हो जाएगा, हाँ है ना? अंडरस्टूड? अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इनको ऐड मत कर दें। क्या पूछा है? सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ इवन डिग्री टर्म्स ऑफ f। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ेगा x की पावर इवन कहाँ कहाँ आ रही है, x की पावर इवन किन किन जगह आ रही है, उनको आपको कलेक्ट करना है। तो इवन पावर कलेक्ट करना है, x की इवन पावर ऑफ x। तो देखो एक तो पहले ही आ जाएगा 6c0 x की पावर 6। यहाँ पे ध्यान से देखो, पावर 4 अंडर मल्टीप्लाई करो तो एक तो पावर 7 बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा? माइनस पावर 4, हाँ है ना? तो एक आपके पास इवन पावर में क्या आएगा? ये मैं सिर्फ इवन पावर चेक कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, ये जो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या क्या आएगा? a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का टर्म इवन है, इवन इवन, तो ये भी इवन आ जाएगा, ये भी आएगा, है ना। और माइनस 2ab वाला टर्म भी इवन आएगा, तो माइनस 2ab में क्या आएगा, -64 है ना। क्लियर है, मैं सिर्फ कोफिशिएंट ले रहा हूं। और लास्ट वाले में a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी चेक कर लो कि इवन कोफिशिएंट कौन कौन सा आ रहे हैं। क्लियर है, जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं उन सबको बस ऐड कर देना, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, सिंपल ही है। जो जो कोफिशिएंट आएंगे उन सबको ऐड कर देना। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे काफी ज्यादा अच्छे थे, और कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो अगला। अगला ये भी बहुत अच्छा था, इसका डायग्राम बना के सोचते तो हो जाता है। पढ़ो ध्यान से इस क्वेश्चन को। पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है 1,0, दूसरा पॉइंट है -1,0। आर इज अ वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट मतलब x, y। अब बोला गया है एंगल आर पी क्यू माइनस आर क्यू पी, इन दोनों एंगल का डिफरेंस आपको 45 दिया हुआ है। तो ये मान लो अल्फा है, ये मान लो बीटा है, तो आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 45। अंडरस्टूड? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 45। क्या बात समझ में आ रही है? यस जब भी आपको स्ट्रेट लाइन में एंगल दिए रहते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं, तो आपके पास, आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आता है सबसे पहले? बोलो बोलो। कौन सा फॉर्मूला आता है जब भी एंगल दिखती है, साइड दिखती है, एंगल सॉरी एंगल दिया हो, पॉइंट्स दिया हो, कौन सा फॉर्मूला आता है? टेंजेंट वाला टेन थीटा वाला, और क्या है कि तो फॉर्मूला है, टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m2, है ना। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन, 2 पॉइंट पता, स्लोप पता है। ठीक है, r इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द वन साइड ऑफ द लाइन पी, कुछ नहीं, किसी एक साइड पे r पॉइंट था, बस ये है इसका मतलब, ज्यादा कुछ नहीं है। ये कोई पी क्यू एक लाइन है, उसकी किसी एक साइड में पॉइंट r है, मतलब वो पॉइंट r लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, कितना बताया था, कोलिनियर नहीं है, उसका मतलब ये किसी एक साइड पे लाई कर रहा है, हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे, उससे फर्क नहीं। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा 45 दिया हुआ है, और मैं यहाँ पे 10 का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस ही तो है, ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये उसके क्या है, ये इस लाइन का स्लोप है, ये इंक्लिनेशन है, ये इस लाइन का इंक्लिनेशन है, तो इनका स्लोप निकाला जा सकता है। तो अगर मैं दोनों तरफ 10 ले लूं, दोनों तरफ अपर अपन ले लें 10, यहाँ पे 10 ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक रिलेशन है। अच्छा 10 अल्फा मतलब, अब देखो ये तो, ये एक्स एक्सिस आपकी, अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक्स एक्सिस किधर होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होगी एक्स की, लेफ्ट साइड की राइट साइड? Left. इधर होगी, हाँ है ना, क्योंकि देखो ये -1 इधर जा रहा है, तो ये आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। और इंक्लिनेशन क्या होता है, ये होता है थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, हाँ है ना। Yes, sir. ये क्लॉकवाइज हो गया, रुको इसको थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना, पी इधर लेना था, क्यू इधर लेना था, एक काम करते पी इधर क्यू इधर ले लेते हैं, ताकि आपको विजुअलाइज अच्छे से होगा। दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस पे थे, आपके पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मान लो, -1,0 को पहले मान लिया, 1,0 को यहाँ पे मान लिया, अब इनसे बन गया एक ट्राइंगल, कोई एक पॉइंट है आर, अंडरस्टूड। अब अच्छा आर नीचे भी हो सकता है, तो अगर मान लो ऊपर वाले से आंसर ना है तो फिर नीचे वाला केस कंसिडर कर लेना। आपके पास ये एंगल दिया अल्फा, ये एंगल दिया हुआ बीटा, पी कौन था,
यही था और ये क्यू था। ठीक है, अब बताओ tan ऑफ अल्फा आ जाएगा क्या? ये x, y है। इंक्लिनेशन क्या होगा लाइन का? स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन आरपी, स्लोप ऑफ लाइन आरपी से tan अल्फा का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, है ना? स्लोप ऑफ लाइन आरपी, आरपी का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? tan ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन कितना होगा? पाई माइनस अल्फा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. पॉजिटिव के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2 पॉइंट पता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू tan ऑफ माइनस tan अल्फा। यहां से tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस y बाई एक्स माइनस। इसी तरह से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन में तो ऑलरेडी यही एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो स्लोप ऑफ आर क्यू इक्वल टू tan ऑफ बीटा हो जाएगा। आर क्यू का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू tan बीटा। यहां से tan बीटा आ गया y अपॉन x प्लस 1। इज इट क्लियर? tan अल्फा पता है, tan बीटा पता, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देना। यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे आपके पास x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। आपको बस डायग्राम बना के सोचना चाहिए था कि एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एंगल, x के साथ एंगल दिया हुआ है, पॉइंट्स पता है तो स्लोप भी निकल जाएंगे। तो हमने tan थीटा क्रिएट कर दिया। अंडरस्टूड? ठीक है, ध्यान रखना। Yes, sir. अगला डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया था। ये वैरायटी हमने एक बार कवर करी थी पहले भी, ध्यान से देखो। dy बाई डी एक्स, ये y को इधर भेज रहा हूं मैं। fx मतलब y, fx मतलब क्या होता है? y। f डैश x मतलब वापस dy बाई डी एक्स। एक मिनट, यहाँ पे दोनों सेम कैसे हो रहे हैं? यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे fx और y दोनों अलग अलग लिखे हैं उन्होंने। एक सेकंड में जो क्वेश्चन क्रॉस वेरीफाई करना है। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन fx एक अलग लिया हुआ है और y अलग लिया हुआ है। जब भी नहीं तो अगर मान लो fx और y को सेम मानेंगे तो फिर सब कुछ ही कट पिट जाएगा। हाँ, है ना? समझ में आ रहा है आपको? जनरली अपन fx को y मानते हैं, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा। अच्छा है फिर तो ये। अंडरस्टूड? अगर fx को आप y मान लोगे तो ये तो सब कट जाएगा। dy बाई डी एक्स जीरो इक्वल टू वाई स्क्वायर। आप समझ पा रहे हो? है ना? तो यहाँ पे y को अलग ट्रीट करना पड़ेगा, fx को अलग ट्रीट करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? dy बाई डी एक्स, फिर अपन इसको उधर नहीं भेज रहे fx के साथ, क्योंकि fx को अलग ट्रीट करना, y को अलग। तो y, ये कोई फंक्शन ऑफ x होगा, f डैश एक्स अपॉन fx माइनस y स्क्वायर अपॉन fx। अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पे y स्क्वायर आ रहा है। जब भी y स्क्वायर आता तो याद करो अपन क्या करते थे? y स्क्वायर से डिवाइड करते थे पूरी इक्वेशन को, ताकि 1 बाय y का डिफरेंशिएशन क्रिएट हो। Yes, sir. है ना? जब भी y या y स्क्वायर आता तो पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय वाई एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स
प्लस माइनस वन बाई एफ एक्स। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा अलग था। अब जैसे ही वन बाय वाई क्रिएट हुआ, मुझे पता है वन बाय वाई जैसे क्रिएट होता है इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई वाई स्क्वायर है, तो वन बाय वाई को कुछ मान लो टी, वन बाय वाई को टी माना तो माइनस वन बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। और पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं, तो वन बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और एफ डैश एक्स कोई ना कोई फंक्शन होगा, माइनस वन बाई एफ एक्स। सिंप्लीफाई करोगे तो डी टी बाई डी एक्स, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता है, आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, डी टी बाई डी एक्स उधर चला जाएगा प्लस एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू टी इक्वल टू वन बाई एफ एक्स। अब बताओ कौन सी वेराइटी है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर। लीनियर है एवरीवन। Yes, sir. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये p हो जाएगा ये q हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। इस बार एफ एक्स कुछ फंक्शन होगा जो दिया नहीं हुआ, वही फंक्शन हमको निकालना है। नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला नीचे वाले को u मानेंगे, ऊपर वाला du में चल जाएगा, वन बाई यू का इंटीग्रेशन लॉग u, तो वापिस एफ एक्स ही आ जाएगा। अंडरस्टूड? सॉल्व कर लोगे आगे आप, ठीक है? Yes, sir. आगे तो आपको पता है सॉल्यूशन कैसे निकालना। मेन ये था इनिशियली अपन ने y को जनरली ज्यादातर क्वेश्चन पर अपन y को एफ एक्स मान लेते हैं, पर यहाँ पे नहीं मानेंगे, यहाँ पे y कोई दूसरा कोई फंक्शन होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। और जब भी ये भी ध्यान रखना वाई स्क्वायर और वाई टर्म दिखे तो पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देना, ताकि वन बाय वाई क्रिएट हो। वन बाय वाई को टी मानोगे, वन बाय वाई स्क्वायर चला जाएगा। अच्छा था ये क्वेश्चन। आप देखो आज के सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट वाले को अलग अलग किया, सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड में ध्यान रखना बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डबल हो जाती है चीजें, और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इस वाले में भी आप डायग्राम बनाते हैं और स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करते तो आराम से क्वेश्चन का आंसर आता आपका। यहाँ पे हमने ये थोड़ा अलग था, नहीं हुआ होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सीखने को मिला कि ऐसा भी कभी हो सकता है, तो ध्यान रखें। अगला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डिटेल बी अरेंज सो दैट द वोवेल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशंस। टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 लेटर है। कितने वोवेल्स है इसके अंदर? 2 है ना? 2 ही है ना? सर 3 है। आई और कौन है? अच्छा आई, सॉरी, हाँ 3 वोवेल। और कॉन्सोनेंट कितने? 3। ठीक है, 3 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट है। चलो तो 3 कॉन्सोनेंट को पहले बिठा देते। पहले तो कितनी पोजीशन है? 6 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब क्वेश्चन की कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करते हैं हर बार। वोवेल्स मस्ट ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशन। तो वोवेल्स कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं? यहाँ पे और यहाँ पे, हाँ है ना? सबसे पहले वोवेल्स को अरेंज कर देंगे। 3 वोवेल्स को 3 जगह पे अरेंज करने का तरीका बोलो। 3 वोवेल्स को 3 जगह पे अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 3 फैक्टोरियल तो होगा, है ना? 3 वोवेल से 3 जगह है, 3 वोवेल को 3 जगह पे अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ बचे हुए 3 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। वापिस उनके लिए भी वही 3 जगह ही तो बची। 3 कॉन्सोनेंट को 3 जगह पे अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन आया था, किया था आपने? यस सर। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, अल्फा बीटा गामा उसके रूट्स हैं।
अब देखो स्टैंडर्ड रूट्स नहीं है, मतलब क्यूबिक का जनरली तरीका क्या होता है रूट्स पता करने का, पहले अपन वैल्यू रख रख के देखते हैं, हिट एंड ट्रायल से कोई रूट पता चल जाए, पता चल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपन को सोचना पड़ता है, हाँ है ना। तो मुझे ये बताओ, इसका ग्राफ प्रिडिक्ट करो सब लोग बाय कैलकुलस मेथड, डिफरेंस यूज डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इसका ग्राफ प्रिडिक्ट करो कि ग्राफ कैसा होगा। और इंटीजर इंटरवल में, मतलब माइनस, जैसे -1 से 0, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उसमें वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, मतलब इसके रूट्स की वैल्यू अल्फा बीटा गामा, इसकी मतलब एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करेगा, एक्स एक्सिस को 3 जगह क्या करेगा, कट करेगा, हाँ है ना, क्लियर है। सब लोग डिफरेंशिएट करो, मैक्सिमा मिनिमा पता करो, कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, किधर मैक्सिमा आएगा किधर मिनिमा आएगा, और रूट्स किस इंटरवल से पास करेंगे, रूट्स की रेंज पता करो, मतलब अल्फा कहां से कहां तक लाई करेगा, बीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, गामा कहां से कहां तक लाई करेगा, और फिर प्रिडिक्ट करो उसके इंटीजर, करो ट्राई, डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालो। किया ट्राई, एफ डैश एक्स ये होगा, इसके रूट्स क्या आ रहे, 5 3 15, So 1 minus 5/3. ओके, -5/3 और 1, क्लियर, प्लस माइनस प्लस आया ना, सब ये तो आता ही है सबको। यहाँ पे बताओ क्या आएगा, मैक्सिमा की मिनिमम, 5/3 -5/3 पे, प्लस से माइनस हो रहा है तो Maximum. मैक्सिमा, माइनस से प्लस हो रहा है तो मिनिमम। यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे मिनिमा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, और एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट करवाना है, ठीक है। तो ग्राफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ये पता कर रहे हैं रूट्स की रेंज कहां से कहां तक होगी, क्योंकि उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ये तरीका सीखना है, ग्राफ को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, काम आ जाएगा कहीं ना कहीं।
एक रूट है -5/3, सॉरी रूट नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है। दूसरा पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट 1। आपको ड्रॉ करना है ग्राफ fx का। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नीचे से स्टार्ट होगा, तो नीचे से स्टार्ट होगा, हाँ है ना। यहाँ पे टर्न करेगा, फिर जाएगा, फिर नीचे से होगा, फिर टर्न करेगा, हाँ है ना। क्लियर है, बोलो। यस यहाँ पे मैक्सिमा, अब कहीं ना कहीं इधर क्रॉस करेगा, यहाँ पे मिनिमा, और फिर इधर क्रॉस करता है। इतना तो पता है कि एक रूट इधर आएगा, एक रूट इनके बीच में आएगा, दूसरा रूट इधर कहीं आएगा। अंडरस्टूड, ये समझ, लॉजिक समझ में आ रहा है। यस सर। अब मुझे ग्रेट इंटीजर चाहिए, मतलब मुझे ये पता करना पड़ा किस इंटीग्रल आ रहा है, मतलब किस इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। अल्फा तो यहाँ होगा, गामा यहाँ होगा, बीटा कहीं बीच में होगा। तो ये प्रिडिक्ट करने के लिए अपन यहाँ पे इंटीजर्स रखते जाते हैं और देखते हैं कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। जैसे -5/3 पे तो पॉजिटिव आ रहा होगा, -5/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली -1 पॉइंट समथिंग आया ना। अंडरस्टूड। अब -1 के बाद अगला इंटीजर क्या आ रहा है, 2। तो -2 पे देख लेते हैं कि -2 पे वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, -2 पे वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी मतलब ये पॉइंट और उधर होगा। समझ में आ रहा है आपको। अगर -2 की वैल्यू पॉजिटिव, अगर फंक्शन की वैल्यू -2 पे पॉजिटिव है तो -2 यहाँ आएगा, -2 पे नेगेटिव है तो -2 अल्फा के इधर आएगा। ये समझ में आता है। फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहा हूँ, साइन चेक कर रहे हैं कि -2, अब -2 यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, ये पता करना है। -2 यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, ये पता करना है। तो आप क्या पता कर लो, फंक्शन की वैल्यू -2 पे निकाल लो। तो फंक्शन की वैल्यू -2 पे पता करो, पॉजिटिव आ रही कि नेगेटिव, पता करना। फंक्शन की वैल्यू -2 पे निकालो जल्दी से। सर 5 आ रही है। पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यस पक्का एक बार क्रॉस चेक। अगर पॉजिटिव आ रही है तो फिर इधर ही कहीं होगा -2, आया ना। अंडरस्टूड। अब -3 पता करो, वापिस चेक करके -3 अल्फा के लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। -3 पे निकालो। सर -4 आ रही है। नेगेटिव आ रही है, -3 कहां पे लाई करेगा, इधर आ जाएगा -3। अरे समझ में आ रहा है बहुत। अब हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अल्फा किसके बीच में लाई कर रहा है, -3 -2 के बीच में। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -3। अंडरस्टूड अब सबको। इसी तरह से यस सर। गामा के लिए लॉजिक लगाओ, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। अब 2 किधर आएगा, 2 इधर आएगा कि इधर आएगा, 3 किधर आएगा, पता करो गामा किसके बीच में लाई करेगा, और अल्फा किसके बीच में, बीटा किसके बीच में लाई करेगा। ट्राई।
पता करा, फंक्शन की वैल्यू बताओ 2 पे। बोलो जल्दी से, 2 पे कितनी आ रही है? 1 सर 1। पॉजिटिव मतलब 2 इधर कहीं लाई करेगा फिर, हाँ है ना? मतलब गामा आपका 1 से 2 के यस बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1। अब 0 पे चेक कर लो एक बार। -1. -1 0 पे नेगेटिव मतलब यहाँ पे कहीं होगा, तो आपका ग्राफ अच्छा -1 यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं। और -1 के इधर है कि -1 पे भी चेक करो। -1 पे कितनी आ रही है? 4 -1 पे पॉजिटिव आ रही है, मतलब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो आपका ये बीटा होगा। बीटा किसके बीच में लाई कर रहा है? -1 से 0, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? -1. अब इन तीनों का ऐड करना है। एडिशन तो 0 आ रहा है, कहीं गड़बड़ हुई क्या? वापस चेक करना। आपने वैल्यू सही बताई थी सब मेरे को? ये सर -3 तो आ रहा है। -3 आ रहा है क्या? अच्छा हाँ, ये -3 और वो किधर गए? 1 और -1, हाँ सही है, -3 करेक्ट। सॉरी मैं -4 लिख। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस ठीक है, तो ध्यान रखना, ये ग्राफ प्रिडिक्ट करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को ऐसे यूज कर सकते हैं, और एक आइडिया लग जाता है कि रूट्स किसके बीच में लाई कर रहे हैं। चलो अगला, यहाँ पे cos स्क्वायर दिया हुआ था, तो अलग अलग कर दिया पहले तो। cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडरस्टूड? चेक करना, ठीक है। अच्छा, अब ये हायर पावर का तो पता नहीं हमें कैसे इंटीग्रेट होता है ना? साइन की इतनी ज्यादा हायर पावर का आपने कोई इंटीग्रेशन का तरीका तो सीखा ही नहीं है। अब यहाँ पे एक सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे साइन की पावर, साइन एक्स की पावर 2010 है, इसका डिफरेंशिएशन में कर सकता हूँ लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, है ना? तो जब भी एक का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो क्या अप्लाई करते हैं? बाई सर पार्ट्स। बाई प्रोडक्ट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं, है ना? अप्लाई करो बाई पार्ट्स, देखो उससे फायदा हो रहा है क्या। फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकेंड इसको। फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन, क्या था आपका फॉर्मूला? बोलो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ क्या था? सर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अप्लाई करो, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? इसका डिफरेंशिएशन जैसे तो पहले पावर का होगा, इस साइन के अंदर का।
कैलकुलेशन चेक कर लेना, इंटू 10x। अंडरस्टूड? Yes, sir. यहाँ cos इंटू 10 है, क्या बचेगा? एक साइन बचेगा। और एक साइन नीचे वाले साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होना चाहिए था, पर यहाँ पे आ गया ये दोनों कैंसिल हो जाते जनरली ज्यादातर केसेस में, तभी क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है। अंडरस्टूड? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता नहीं है ना, बच कैसे गया कहीं ना कहीं। क्वेश्चन में एरर, या तो ये ऊपर वाला 2010 होना चाहिए या नीचे वाला 2019 होना चाहिए, नहीं तो कैंसिल ही नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है आपको? बोलो। इसलिए क्वेश्चन में ये एरर है, तभी आंसर आएगा, नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप कर नहीं सकते। ये तभी सॉल्वेबल है जब ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो या तो इसको 2019 बना लो या इसको 2010 बना लो। अंडरस्टूड? मान लो इसको 19 बना दिया, तो ये 19 हो जाएगा, तो फिर ये 19 ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 10x के साथ ये आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? fx। अंडरस्टूड? फिर आप जो पता करना, जो भी पूछा है वो पता कर लेना। fx आपका कितना आ जाएगा? 1/, ये भी 19 कर लेना, 1/sin x की पावर 2019। अंडरस्टूड? इसमें एरर हो गया। अगला एक सेट से क्वेश्चन आ गया था, सेट ए, सेट बी और एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। फंडामेंटल क्वेश्चन था काफी, बस इसमें आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्या कॉमन आ रहा है, बोलो। Sir, एक्स x स्क्वायर square. कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? क्यूबिक बच जाएगी। चेक करना कैलकुलेशन, 6 है, सॉरी। अंडरस्टूड? अब देखो एक क्यूबिक भी सिमेट्रिकल है, क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है Yes, इस sir. क्यूबिक में आपको? क्यूबिक भी अच्छी है, क्या ऑब्जर्वेशन है? कोफिशिएंट देखो, यहाँ आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। हाँ करेक्ट है। कोई अच्छा, अब इस क्यूबिक के फैक्टर तो तभी बनेंगे जब हिट एंड ट्रायल से कोई ना कोई सेटिस्फाई करे। कुछ सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 1 कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है? तो वहाँ पे माइनस तक कराएगा। मेरे वाला क्या हो गया? सर तो -6x² आएगा। अच्छा माइनस आ रहा है क्या? ठीक है। लेकिन फिर भी 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, और कुछ सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सर 1 से हो जाएगा। 1 कहाँ कर रहा है। एक्स की 1 जगह 1 रखोगे तो सर ये 5 तो कर रहा है। अच्छा सारा एक साथ ले तो कर रहा है, सारा एक साथ लेने पे भी कैसे करेगा? 1 रखोगे तो ये कैंसिल होगा। सर 0 जीरो कर रहा है, जीरो तो चलो पता चल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया ना वो तो आपने। या अंदर वाली क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स पता करने पड़ेंगे ना, इसके सर फैक्टर। इसमें 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसमें कर रहा है सेटिस्फाई? सर, इसी क्यूबिक इक्वेशन में 1 रखने पर। 1 कहाँ कर रहा है? 1 माइनस, अच्छा कर रहा है क्या? 1 -6 प्लस 11 -6। अरे हाँ हाँ सॉरी, ठीक है। 1 अगर कर रहा है तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा? x-1। बचे फैक्टर कैसे निकालते थे? याद करो, सिखा रखा है। डिवीजन से।
लॉन्ग डिवीजन से इंटीग्रेशन में देखा था अपन ने। बचा हुआ फैक्टर पता करो। सबसे पहला एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 माइनस 5x सब्सट्रैक्ट करोगे प्लस का 6। अंडरस्टूड? और क्या होंगे इसके रूट? x माइनस 2 x माइनस 3। आपके यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ जाएगा भाई? 0 1 2 एंड 3। अंडरस्टूड? अब हो गया सॉल्व क्वेश्चन। सेट ए में पता कर लोगे, ए में क्या आ रहा है 2,3, बी में क्या आ रहा है 1,2, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश पूछा था, इंटरसेक्शन क्या होगा 2, 2 इसका होल डैश कर देंगे तो यूनिवर्सल में 2 माइनस कर दोगे। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, किया था एग्जाम में क्वेश्चन? यस सर। अगला ट्राई करते हैं। एक एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन था, एक कोनिक सेक्शन का था, पढ़ो एक बार। ये फंक्शन कैसे पता करेंगे बोलो? जब भी, अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था, जब भी लिमिट्स में वेरिएबल आता है क्या करते हो? जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स में आपको वेरिएबल दिखता है, कौन सी स्टेप अप्लाई करते हो? अरे आवाज आ रही है या सेट नहीं द आ रही? रेफरेंस। दूसरे लोग जवाब दिया करो, बाद में अगर आपको हेल्प चाहिए तो फिर मांगना मत मुझसे। मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कौन जवाब देता है कौन नहीं देता है, कौन अपने एटीट्यूड में चल रहा है। जब पूछा जाए जवाब दिया करो अगर पता होता है तो। y इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 से लेके x एफ ऑफ टी डी टी। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे एक 1 बाई एक्स पहले से है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सर प्रोडक्ट रूल से। हाँ, प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हो।
अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल। वन का तो जीरो हो जाएगा, 1/x एज इट इज, या फिर 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² इंटू ये फंक्शन एज इट इज, अंडरस्टूड, प्लस Yes, sir. 1/x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इंटू एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब इसको रिप्लेस करना तो वापस इसी से रिप्लेस कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको 1/x और इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू पता है। इस पार्ट की वैल्यू क्या है, यहां से अगर मैं इतना सा पार्ट निकाल लूं अलग, 1/x f ऑफ t dt और 1/x, इसकी वैल्यू क्या है, fx-1। इसकी जगह क्या आ सकता है, fx-1 आ सकता है, अंडरस्टूड। तो यहां से -1/x अलग कर लिया, 1/x के साथ इस पूरे की वैल्यू की जगह क्या लिख देंगे, fx-1। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये सिर्फ 1/x² बच रहा है क्या, चेक करो। सॉरी, 1/x ही बचेगा फिर तो। dy/dx कितना बचेगा, ये क्या कट जाएगा, -1/x और ये प्लस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा 1/x। अब तो ये सिंपल हो गया, वेरिएबल सेपरेबल। dy इक्वल टू 1/x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, क्या बचेगा, y इक्वल टू ln x प्लस c। पूछा क्या था, हाँ इसका क्या एरिया पूछा था, area bounded by the curve this x-axis, y-axis and the line y equal to 1। यहां तक समझ में आया। Yes, sir. अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन निकालनी पड़ेगी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे लिमिट्स क्या है, 1 से x तक है। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो लिमिट अगर सेम होती तो आंसर 0 आ जाएगा। x की जगह 1 Yes, रख दिया अपन, तो 1 से 1 f ऑफ t dt। अब फंक्शन कुछ भी हो, 1 से 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। यहाँ से फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। यहाँ से c निकल जाएगा, ln 1 0 होता है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फंक्शन क्या हो गया, y इक्वल टू ln x प्लस का 1। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, ड्रॉ करो, log x प्लस 1। log x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। log x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा 1 से पास करता है। इस पूरे फंक्शन में अगर 1 ऐड कर देंगे, पूरे फंक्शन में अगर अपन 1 ऐड करते, तो जब पूरे फंक्शन में कोई भी हम चीज ऐड करते तो वो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाती है ना। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इधर इंफिनिटी वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर 1 यूनिट ऊपर चल जाएगा। तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा। जब भी पूरे फंक्शन में 1 ऐड करते तो 1 यूनिट ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये आपका ग्राफ हो गया। अब आगे क्या बोला था, y एक्सिस, x एक्सिस एंड y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं होगा, और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये कर्व, ये वाला कर्व कुछ। तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, या फिर वर्टिकल लेना तो वर्टिकल भी ले सकते हो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व भी कर सकते हो। ये क्या है, ये पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 रखोगे तो x कितना आएगा, 1 1 कैंसिल, ln x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1।
तो आपका लिमिट क्या होगा 0 to 1 अपर कर मतलब y इक्वल टू 1 माइनस लोअर कर। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अच्छा था ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमने देखा कि मैंने आपको हर बार एक ही लाइन बोलता हूँ कि जब भी आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स में वेरिएबल दिखता है, सबसे पहला काम यही करा करो, डिफरेंशिएट कर दिया करो। डिफरेंशिएशन बस ध्यान से करना है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा अच्छा था, उसमें डिफरेंशिएशन अलग था। इस बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो दो फंक्शन ऑफ एक्स थे, तो दोनों में अलग अलग किया, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया। और दूसरी एक और अच्छी चीज क्या देखी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 पे पता करी कि 1 से 1 में डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर 0 हो जाएगा। चलो एक वेक्टर का भी क्वेश्चन आया था, काफी अच्छा था। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और a माइनस बी 1 दिया हुआ है, तो पूछा a और b के बीच में एंगल कितना होगा। a प्लस b बाई 2 इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ a एंड b। a डॉट आई कैप का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू a स्क्वायर के बराबर होगी। वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड कोप्लेनर विद दिस एंड दिस इज दिस। चारों पार्ट बहुत अच्छे थे और चारों पार्ट में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन का तो पता नहीं, लेकिन इन चारों ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन बताओ, इसमें एंगल ए निकालने का तरीका क्या होगा, ए और बी के बीच में एंगल निकालने का तरीका। ए डॉट बी। हाँ, लेकिन इस गिवन कंडीशन से कैसे निकालोगे। ये 1 दिया हुआ, क्या करोगे, कितनी बार तो किया है, जल्दी बताओ। दोनों तरह स्क्वायरिंग कर देंगे, और क्या। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड 1 ही है, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, 1 से 1 कैंसल, कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1/2, थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। अंडरस्टूड? यस सर। तो ध्यान रखो, Yes. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था एंगल निकालने का। ऑप्शन डी सिखा रखा है, ए और बी के बीच में एंगल बाइसेक्टर कौन सा होता है। अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लास में बताया हुआ है। वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर कौन सा होता है। कैसे निकालते थे वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। सर जो यूनिट वेक्टर होगा इनके अलावा। हाँ, तो कैसे लिखोगे, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट इज द वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। वे हाईली इंपॉर्टेंट था, आपकी क्लास में पूरा कवर करा रखा है, इस पे 2 क्वेश्चन भी कराए थे क्लास में। अगर नोट्स ही रिवाइज नहीं होंगे तो फिर तो जेई में भी कुछ नहीं होगा। वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर बताया था, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। ए कैप प्लस बी कैप के अलोंग आपका वेक्टर होगा एंगल बाइसेक्टर का, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 नहीं होगा, ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप बाई 2। मतलब ये पता करना पड़ेगा आपको, ए कैप प्लस बी कैप वगैरह। और ऑप्शन सी, कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट आई कैप, ए वेक्टर डॉट जे कैप, ए वेक्टर डॉट के कैप का होल स्क्वायर। कैसे पता करोगे इसकी वैल्यू, ए डॉट आई, ए डॉट जे, ए डॉट के। बोलो। सर ए वेक्टर को कुछ हम लेट कर लेंगे, एक्स आई हाँ, कैप और जे हाँ। कैप जेड के कैप। जब भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आए, मान लो एक्स वाई जेड कुछ मान लो, अपना आप रास्ता दिख जाएगा। आपको नहीं समझ पड़ रहा है भाई, डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है ना, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप मान लिया। अब ए डॉट आई बताओ कितना होगा, इस पूरे का आई के साथ डॉट लेंगे तो कितना आएगा। सर एक्स, एक्स, ए डॉट जे, वाई, ए डॉट के, बाकी सब जीरो हो जाएंगे ना। डॉट परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होता है, आई डॉट जे
जे डॉट के, वो सब तो क्या 0 होता है, या आ जाएगा जेड। तो आपके पास बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इनके स्क्वायर का सम मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये किसका होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है मैग्नीट्यूड। तो ये करेक्ट है, हाँ है ना। और लास्ट वाला भी अच्छा था, ये क्या है, याद है किसी को? हाँ, सिखा रखा है वैसे तो मैंने। वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड कोप्लेनर विद दिस एंड दिस, एक कैसे निकालते थे, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड कोप्लेनर विद बी एंड सी, इस वेक्टर की वैल्यू क्या होती थी? तो एक नोट करके लिखा है, तो आपके नोट्स में खोलोगे तो दिख जाएगा लास्ट पेज पे। वेक्टर के आपका जो वेक्टर चैप्टर पढ़ाया था उसमें लास्ट लेक्चर था। बताओ इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा वेक्टर जो ए के परपेंडिकुलर हो, बी और सी के कोप्लेनर हो, इसको लिखने का तरीका। किसी को याद नहीं है? ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट, वेरी गुड। ए वेक्टर और जिसके कोप्लेनर रहता है उसको बॉक्स में ब्रैकेट में रखते हैं, तो ये होता है, ठीक है। तो आपको इनका ट्रिपल प्रोडक्ट, पहले आप बी क्रॉस सी निकाल लेना, ए पता है, बी पता है, सी पता है, फिर जो बी क्रॉस सी का आंसर आएगा उसको ए के साथ क्रॉस कर देना, चेक कर लेना ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। पर ये नोट तो आपको मैंने लिखाया था आपके नोट्स में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। अरे लिखाया था कि नहीं लिखाया था? इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ाने का तरीका यही था, रीजन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाने का रीजन ही ये था कि आपको ये नोट पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी ये। तो एक ऐसा वेक्टर जो ए के परपेंडिकुलर हो, बी और सी के कोप्लेनर हो, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। इसके चारों ऑप्शन में चार कॉन्सेप्ट थे, चारों अच्छे थे, जिनके इंडिविजुअल क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। चारों ऑप्शन के 4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं था, मतलब ट्राई करते तो होना चाहिए था। चारों पॉइंट्स क्लास में कवर्ड थे, ठीक है। ओके, बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, नहीं आए तो डाउट डिस्कशन ग्रुप पे पूछ लेना। लेकिन आप देखो आज का पेपर डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट था, पार्टिसिपेट करा करो और लेट ज्वाइन मत आया करो क्लास में। क्लास में टाइम से आओ, टाइम से लीव करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।